अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मुसलमानों की और दुनिया भर में होने वाले मुसलमानों पर मज़ालिम की आवाज़ बनने वाले तैयब एर्दोआन अपने मुल्क में बहरानों का शिकार हैं। और अभी हालिया जो सबसे बड़ा बहरान है वो ये है कि उनके दस्ते रास्त और उनके अहम जो करीबी साथी हैं वो इस्तीफ़ा देना शुरू हो चुके हैं और उन्हें छोड़ना शुरू हो चुके हैं और अवाम को सड़कों पर लाने की तैयारी भी तुर्की में मुकम्मल कर ली गई है। हालिया अपडेट बहुत बड़ी इसलिए है कि गुज़श्ता चंद दिनों से यह इस्तीफों का और बर्खास्तगियों का तुर्की में सिलसिला जारी है और अभी तैयब एर्दोआन के जो दामाद हैं जिन्हें उनका सबसे करीबी साथी समझा जाता था और उनकी इंपॉर्टेंस भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और तैयब एर्दोआन का साथ छोड़ दिया है। इस वक्त सूरत हाल तुर्की में बहुत ज्यादा आने वाले चंद दिनों में कशीदा होने जा रही है और आलमी ताकतें जो हैं वो पूरी कोशिश में हैं कि तुर्की में कोई सियासी तब्दीली आ जाए। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे कि हुकूमतों को हटाया कैसे जाता है। एर्दोआन की हुकूमत को हटाने के लिए गुज़श्ता चंद सालों में तारीख में कितने बार हो चुके हैं और इन्हें आखिर एर्दोआन से मसला क्या है, आलमी ताकतें इन्हें क्यों हटाना चाहती हैं। फिर आगे चल के ये भी आपको बताएंगे कि तुर्की के मसाइल क्या हैं। सारी बात है, अवाम को अगर एक हुक्मरान के सामने आप ला रहे हैं तो मुल्क में कोई मसला तो होगा, अवाम किसी ना किसी बात पर तंग तो होगी उस हुक्मरान से। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि तुर्की के वो क्या मसाइल हैं जिन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है और इनका हल क्या है। और आज की ताज़ा तरीन जो पेशरफ्त है उस पर भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि उसका मतलब क्या है और तैयब एर्दोआन के लिए वो क्या माने रखती है। ये बड़ी अहम बात होगी। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह से हक, सच और हकाइक पर मबनी मुस्तनद खबरें मुकम्मल ईमानदारी से मैं आप तक पहुंचाता रहूं। ख़वातीन व हज़रात, आलमी ताकतों का तरीका वारदात जो है वो हमेशा से यही रहा है कि जिस मुल्क में किसी हुक्मरान को इन्होंने हटाना होता है, जिस मुल्क में किसी हुक्मरान को इन्होंने साइड लाइन करना होता है, खुड्डे लाइन लगाना होता है, अगर हम आम लफ्ज़ों में कहें तो पहला और सबसे आसान तरीका होता है वहां पर मिलिट्री कू कराना, वहां पर बगावत, फौज के अंदर बगावत करवाना और फौज वहां पर मार्शल लॉ लगा दे और मिलिट्री जो है वो बगावत कर दे उस मुल्क से, उस हुक्मरान से। दूसरा उनका तरीका वारदात ये होता है, जब ये नहीं हुआ तो हालिया दिनों में, हालिया सालों में, रीसेंट हिस्ट्री में अरब स्प्रिंग करवाते हैं। अरब स्प्रिंग इनका सबसे कामयाब अभी तक का वो रह चुका है, तजुर्बा रह चुका है सियासी तब्दीली लाने का और अपनी पसंद के हुक्मरान को इक्तदार में लाने का और अपनी नापसंद के हुक्मरान को ना सिर्फ इक्तदार से हटाने का बल्कि बहुत से केसेस में अवाम के हाथों मरवाने का। अरब स्प्रिंग से ये करते क्या है कि मुआशी बहरान से किसी भी मुल्क को दो चार कर देते हैं, उस मुल्क के अंदर इतने मसाइल बन जाते हैं कि अवाम बाहर निकलते हैं और फिर ये सपोर्ट करते हैं जो हुकूमत मुखालिफ पावर्स होती हैं, उन्हें उस मुल्क में ये एम्पावर करते हैं। फिर आलमी बयानात आते हैं, फिर वहां पे कहते हैं कि मुजाहिरीन के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और उस मुल्क के लिए मसाइल जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं और ये पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में अरब स्प्रिंग के जरिए पूरी अरब दुनिया में इन्होंने क्या करवाया और अपनी पसंद के और नापसंद के लोगों को की एडजस्टमेंट करवाई। ख़वातीन व हज़रात, तैयब एर्दोआन एक ऐसे लीडर हैं जो हमेशा से यूरोप की और मगरिब की और वेस्ट अमेरिका भी उसमें शामिल है, उसकी नजरों में रहे हैं और वो हमेशा से इनके ऊपर निशाना लगा के बैठे हुए हैं कि कोई मौका तैयब एर्दोआन दे, कोई हमें लूप होल मिले और हम कारी जरब लगाएं और तैयब एर्दोआन से अगले पिछले सारे अपने जो बदले हैं वो हम चुकाएं। ये भी बताएंगे कि क्यों, कौन से बदले, किया क्या है आखिर तैयब एर्दोआन ने, क्यों बुरे लगते हैं तैयब एर्दोआन। अच्छा, कितने वार हो चुके हैं तैयब एर्दोआन को हटाने के लिए वो जरा डिस्कस कर लें। तैयब एर्दोआन 2003 से 2014 तक तुर्की के वजीर आजम रहे, बहुत लंबा अरसा है। उसके बाद से तैयब एर्दोआन तुर्की के अब सदर हैं और उन्हीं का इख्तदार है, यानी जब वो वजीर आजम थे तब वजीर आजम के पास इख्तियारात ज्यादा थे, अभी कानून में तब्दीली करके सदर के पास इख्तियारात वापस आ चुके हैं और अब सारे इख्तियारात सदर के पास हैं। यानी वो गुज़श्ता तकरीबन 2 दहाइयों से तकरीबन वो तुर्की के अंदर असल इख्तियारात का मरकज रहे हैं। अब 15 जुलाई 2016 को
फौजी बगावत हुई, पूरी दुनिया ने देखी। अब वो तो अवाम ने नाकाम क्यों बनाई, जाहिर बात है किसी और मुल्क में इस तरह फौजी बगावत को नाकाम नहीं बनाया जाता, क्योंकि उनका लीडर ईमानदार था, उनका लीडर उनके साथ मुखलिस था, उनका लीडर उनके लिए काम कर रहा था जितने भी मसाइल थे। तो अवाम जो है उसने बगावत की, अवाम ने बगावत की फौज के खिलाफ। अवाम ने फौजियों को टैंकों से निकाल के उधर ही पुलों पे लिटा दिया, और वो पूरी दुनिया ने मंजर देखा किस तरह से बुरी तरह ये फेल हुआ। इसके अंदर जो गुलाम का मामला था और ये सारा सिचुएशन थी, ये अमेरिका से ऑपरेट हो रही थी, ये पूरी दुनिया ने देख लिया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं थी कि इस पूरी फौजी बगावत के पीछे उस वक्त अमेरिका था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। और याद रहे कि उस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी, ट्रंप नवंबर में आए, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी उस वक्त, जिसमें जो बाइडन नायब सदर थे। ये भी एक और बड़ा अहम फैक्टर है कि अब, और गुज़श्ता 4 सालों में कोई बहुत बड़ी फिर कार्रवाई नहीं हुई। एक तो ये बहुत बड़ी बात हुई थी तैयब एर्दोआन के इक्तदार पे हमला। दूसरा जो बहुत बड़ा धचका तैयब एर्दोआन को इन्होंने लगाया, तैयब एर्दोआन खुद भी इस्तांबुल के मेयर रह चुके हैं अपनी सियासी स्ट्रगल में। 2019 में इस्तांबुल के मेयर के इलेक्शन तैयब एर्दोआन की पार्टी को हरवा दिए गए। ये इतनी अनप्रेसिडेंटेड और अनप्रेडिक्टेबल बात थी कि तुर्की के अपने लोग नहीं मान रहे थे, इवन वो जो मुखालिफ पार्टी है वो भी नहीं, उसे भी नहीं यकीन आ रहा था कि ये हो क्या गया है। और इसके अंदर भी आलमी ताकतें थी। ये एक मैसेज था, क्योंकि इस्तांबुल की मेयरशिप बड़ी अहम है और बड़ी मैटर करती है तुर्की के सियासी मामलात में। और जाहिर बात है अंकारा इनका कैपिटल है, लेकिन सब कुछ इनका इस्तांबुल में है। आप इस्तांबुल का नाम ही सुनते हैं क्योंकि इस्तांबुल इनका मौशी हब से लेके, कल्चरल हब से लेके, टूरिज्म हब से लेके सब कुछ इनका इस्तांबुल है। इस्तांबुल की मेयरशिप दे दी गई। तैयब एर्दोआन इतने कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने रीकाउंट और री इलेक्शन करवाया। दिलचस्प बात यह हुई कि उसमें भी तैयब एर्दोआन की जो पार्टी है वो हार गई, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड बात थी। इसकी कोई समझ नहीं आ रही थी, लॉजिकल इसकी कोई दलील नहीं थी किसी के पास कि हो क्या रहा है। तो ये दो बड़े वार, जिसे हम अगर वार कहा जाए, ये तैयब एर्दोआन के इक्तदार पर आलमी ताकतें जो हैं वो करवा चुकी हैं। अब दो चीजें हैं, मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया कि किसी भी मुल्क में सियासतदान को या किसी सियासी तब्दीली लाने के लिए क्या दो काम हो सकते हैं। एक तो है कि आप फौजी कू करवा दें, आप मार्शल लॉ लगवा दें, वो नाकाम हो गया, वो अब फिर नहीं हो सकता। उन सारे जर्नैलों को इन्होंने सजाएं दे दी, अब तो फौज बिल्कुल वहां पर तैयब एर्दोआन की मर्जी की फौज है। और जो बीच में उन्हें लगा कि थोड़ा सा भी किसी के नजरियात से इंप्रेस्ड है, उसे निकाल के बाहर करके सजा भी दे दी गई। दूसरा है अरब स्प्रिंग मॉडल। तुर्की में अरब स्प्रिंग मॉडल लाया जा रहा है और तुर्की की मईशत को तबाह बर्बाद करने की इन लोगों ने तैयारियां कर ली हुई हैं और ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और 2020 सबसे खतरनाक साल रहा है तुर्की के लिए, तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन के लिए। और उसकी भी वजह यही है कि ये आलमी ताकतें अब समझती हैं कि बहुत हो गया, अब हमें कोई और बंदा लाना पड़ेगा। और उसकी वजूहत भी आपको बताऊंगा कि क्यों। लेकिन पहले जरा तुर्की की मईशत के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने मैं रख दूं। तुर्की जो है आजकल उसके मसाइल क्या है। टर्किश लीरा जो तुर्की की करेंसी है वो लगातार नीचे आ रही है, इतनी तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही है कि आपकी सोच है। और आपको पता है कि जब करेंसी गिरती है, महंगाई बढ़ती है, पूरा मुल्क अफेक्ट होता है, छोटे से छोटा आम ग्रास रूट लेवल के से लेके अरबपति जो बंदा है वो करेंसी के डीवैल्यू होने से अफेक्ट होता है। अब आप देखें कि सिर्फ सन 2020 में, ये मुकम्मल नहीं हुआ साल, इस साल में टर्किश लीरा 30%, 30% गिरा है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त, आप इसे मुआशी कहते हैं, कि एक मुल्क अपनी तनज़्ज़ुली की तरफ, मुआशी बहरान की तरफ बिल्कुल गामजन हो तो इतनी तेजी से ये जो ग्राफ है आपकी करेंसी डीवैल्यूएशन का, ये ऐसे गिरता है, इसके अंदर कोई बम्प्स नहीं आते, ये बिल्कुल देख के समझ लगती है कि ये क्या हो रहा है। दूसरा, फॉरेन रिजर्व्स जो हैं टर्की के, वो 20 साल की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं। ये एक और तुर्की के लिए बहुत बड़ा धचका और तुर्की के लिए बहुत बड़ा ये सेटबैक है। और तीसरी अहम चीज जो तुर्की की मईशत के हवाले से आपको बताना जरूरी है
मूडीज जो कि आलमी मईशत की रैंकिंग एजेंसी है, उसने कहा था कि अफराते ज़र अगर ना बढ़ाया तो तुर्की दिवालिया हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है, तुर्की की मईशत बिल्कुल तबाह हो सकती है, इसकी सारी कंपनियां डिफॉल्ट हो सकती हैं। दिवालिया एक बहुत बड़ी टर्म है। अब इसका हल, ये बड़ी दिलचस्प बात है, अब जिसकी तरफ मैं आने लगा हूं, और यही जो बात है ये तैयब एर्दोआन के दामाद के इस्तीफे की तरफ लीड करने वाली है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको यह बता देते हैं कि आखिर तैयब एर्दोआन जो है उनके खिलाफ ये सब क्यों हो रहा है। तैयब एर्दोआन जो है, इन्होंने हमेशा मुसलमानों की बात की है, इन्होंने कोई दोस्ती यारी, इन्होंने कोई वो चीज़ नहीं देखी। इन्होंने इसराइल के खिलाफ बोला, इन्होंने भारत के खिलाफ कश्मीर पे बोला। आप मसला ले आए मुसलमानों का, तैयब एर्दोआन आपको ऐसे लगेगा सबसे पहले तैयार बैठा है उस पर बात करने को। फ्रांस के अंदर गुस्ताखाना खाकों का मामला देख लें, तो ये इनका जो गुस्सा है मगरिब का, कि मुसलमानों का पहले तो इतना सुकून था, मुसलमानों के अरब लीडर होते थे, अरब ममालिक हमारे साथ उनके ताल्लुकात होते थे, वो ऊपर से गोंगलुओं के ऊपर से मट्टी उतार के झाड़ के कोई ना कोई बयान जारी कर देते थे और हमारे साथ बैठ के वो महाफिल में अयाशियां करते थे। अब ये कौन आ गया है? उन्हें तो इस चीज की आदत ही नहीं थी, उन्होंने तो इतना इन्वेस्ट किया, अरब ममालिक को खरीदा कि ये तो हमने उम्मत मुस्लिमा के लीडर खरीद लिए। तो एक नया लीडर आ गया और अब ये बात उनसे हजम नहीं हो रही कि ये लीडर खरीदा क्यों नहीं जा रहा। तो ये सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से ये परेशान है। फिर 2023 में जो होने जा रहा है, लुजान का जो ट्रीटी ऑफ लुज़ेन, जिसे इंग्लिश में और उर्दू में लुजान कहते हैं, लुजान का मुआहदा खत्म हो रहा है और तुर्की 100 साल जिसमें तुर्की को अपाहिज कर दिया, तुर्की अपने टैक्स वसूल करेगा, तुर्की सेकुलर स्टेट से इस्लामी रियासत बनेगा, वो सब कुछ होने जा रहा है। तो आलमी ताकतों की नींदें हराम हैं। अब मैंने जो आपको तुर्की की मईशत की सिचुएशन बताई, उसका हल क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन? उसका हल सिर्फ एक है और इकोनॉमिस्ट्स और आलमी मईशत के जो एक्सपर्ट हैं वो यही हल बता रहे हैं। और वो हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि शरह सूद बढ़ा दी जाए। अब यहां से आता है दिलचस्प मरहला, और अल्लाह पर और इस्लाम के कवानीन पर तैयब एर्दोआन का ट्रस्ट। शरह सूद बढ़ाने के खिलाफ है एर्दोआन। वो कहते हैं कि जो ऑलरेडी शरह सूद है हमने उसे भी खत्म करना है, आप शरह सूद बढ़ाना चाहते हैं। अब कल इन्होंने अपने स्टेट बैंक का एक अहम गवर्नर फारिग कर दिया, तकरीबन 16 माह वो सर्विस में रहा। उसे क्यों फारिग किया? इसीलिए क्योंकि उसका मुतालबा था कि शरह सूद बढ़ाई जाए वरना मईशत तबाह हो रही है। तैयब एर्दोआन ने कहा कि मैं उसे निकाल सकता हूं मैं, लेकिन शरह सूद के मामले पे मैं खुली जंग नहीं कर सकता अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। और आज जो बड़ा इस्तीफा आया है वो आया है बैरत अल बराक का। ये दामाद हैं तैयब एर्दोआन के, और इन्होंने वजीर खजाना के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तो नहीं होता, यही होता है कि इन्होंने अच्छा इंस्टाग्राम पे अपना अनाउंस किया और कहा कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। ये इसी तरह की वजूहात बताई जाती हैं, निजी जिंदगी के कुछ मसाइल, मैं फैमिली को वक्त देना चाहता हूं, मेरी सेहत नहीं ठीक। असल वजह सबको पता है। अब ये जो अलबराक है, ये एक कंपनी के सीईओ थे 2007 में। 2015 में ये टर्किश पार्लियामेंट में आए और फिर इन्हें 2018 में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बना दिया गया। तुर्की के और आलमी माहिरीन और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये 42 साल तैयब एर्दोआन के जो दामाद हैं, इन्हें तैयब एर्दोआन बड़े अरसे से ग्रूम कर रहे थे एज हिज सक्सेसर, उन्हें रिप्लेस करने के लिए, तैयब एर्दोआन की रिप्लेसमेंट के तौर पे। सबसे करीबी साथी इनकी काबीना के भी यही थे। और ये इनकी बड़ी बेटी जो है इसरा, उनके खामद है और इनके 4 बच्चे भी हैं। अब ये जो इस्तीफा है ये बहुत अहम है। इससे पहले अब गवर्नर स्टेट बैंक को तैयब एर्दोआन ने खुद उठाया। जो वजीर दाखिला है उन्होंने भी इस्तीफा दिया, जो कि तैयब एर्दोआन ने मंजूर नहीं किया कुछ अर्सा पहले। अब ये जो दामाद का इस्तीफा मईशत के हवाले से है, ये अवाम जो है उसे भी इन्होंने तैयारी कर ली हुई है आलमी ताकतों ने सड़कों पर लाने की। अब इस सिचुएशन को या तो ये डिफ्यूज करने की एक सूरत हाल हो सकती है, या फिर ये जो मरहला है ये आगे जाके अब क्या मोड़ लेगा, क्योंकि तैयब एर्दोआन के लिए बहरान बहुत आगे बढ़ चुका है। अब उनका दामाद भी ये छोड़ चुके हैं, उनका करीबी दामाद जिन्हें वो तैयार कर रहे थे मुस्तकबिल के लिए, तनकीद भी बर्दाश्त करते थे जिनके पीछे के अपने खानदान को एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है ये बड़ी तैयब एर्दोआन के लिए डिसाइसिव है।
और आने वाले 2-3 साल मजीद खराब होने वाले हैं। लेकिन अगला साल बहुत आम है। 2021 में आलमी ताकतों ने पूरा मॉडल तैयार कर लिया हुआ है कि हमने करना क्या है। 2016 के बाद इनका जब नाकाम हुआ मिलिट्री कू, तो इन्होंने मजीद 5 साल मंसूबा बनाया और वो 5 साल मंसूबा 2021 में आ रहा है। तो तैयब एर्दोआन को भी इस बात का इदराक है, लेकिन पूरी ताकतें तमाम तर ममालिक इकट्ठे हो चुके हैं उनके खिलाफ और इसके ऊपर उन्हें अब बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए और पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं उनकी जो जो परेशानियां हैं उनके लिए भी दुआ कीजिएगा और इस मुल्क के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी बहुत सी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।